नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप सभी के सामने हैं। जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइक्रो टीचिंग। क्या है टॉपिक? माइक्रो टीचिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो टीचिंग। आप सभी छात्र रह चुके हैं, D.Ed, DLEd, BTC, B.Ed जो भी किया होगा आपने, माइक्रो टीचिंग से आप सभी परिचित होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि हम भी परिचित हैं और आप भी परिचित हैं। और आप सभी को पता है, आप सभी मनोविज्ञान के छात्र हैं, कि जब बालक और शिक्षक, छात्र और शिक्षक दोनों के बीच जब अंतःक्रिया होती है, इंटरैक्शन होता है, तो जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है वो और भी अधिक इंटरेस्टिंग हो जाती है, वो और भी अधिक सुगम, सरल, रोचक बनती है अगर विद्यार्थी और छात्र के बीच अंतःक्रिया हो, इंटरैक्शन हो। तो आप सभी इस टॉपिक से तो बहुत भली भांति परिचित हैं। माइक्रो आपका दिख नहीं रहा है, सॉरी, उसके ऊपर लोगो आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हल्का और नीचे आते हैं, माइक्रो टीचिंग। आई होप अब आप सभी को विजिबल होगा। माइक्रो टीचिंग, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग की। आप सभी ने माइक्रो टीचिंग की है, क्योंकि अगर आप यूपी टेट के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं आप सब के सब कर चुके हैं माइक्रो टीचिंग। देखते हैं कौन कितना जानता है माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। जो प्रमुख बिंदु है, आइए अब इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग है, यह बालकों के लिए नहीं है। पहली बात तो ये जो सबसे बेसिक चीज है कि बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि सर क्या बालक के लिए नहीं है? अगर ये तकनीक तो किसके लिए है? तो यह तकनीक शिक्षकों के लिए है। जो माइक्रो टीचिंग हम कराते हैं या सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो बालकों के लिए या बच्चों के लिए नहीं होती है, या शिक्षकों के लिए होती है। हम भावी शिक्षक जो बनने वाले हैं उनके लिए यह तकनीक बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, इससे शिक्षकों को प्रभावशाली शिक्षक कौशलों से प्रशिक्षित किया जाता है। तो सही बात है कि इससे शिक्षकों के अंदर एक कौशल, मतलब शिक्षण कौशल आपके अंदर विकसित करते हैं। हम चेक करते हैं कि बालक आप कितने अच्छे से क्लास को संभालने में, क्लास को मैनेज करने में, क्लास के अंदर एक रोचकता बनाए रखने में, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन लाने में आप कितने सक्षम हैं। आप कैसी कैसी तकनीकों का, हम विभिन्न शिक्षण तकनीक जो पढ़ते हैं, आप उनमें से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, यही चेक किया जाता है सूक्ष्म कौशल में। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मानी जाती है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मानी जाती है। इसका श्रेय मुख्यतः कीथ एथिसन, बुश और D.W. एलन को जाता है। किनको जाता है? 4 लोगों को, कीथ, एथिसन, D.W. एलन और बुश। ये 4 लोग थे जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन अभी फिर हम एक और बात करने वाले हैं, जो उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसका जो मेन श्रेय है वो किसे जाता है? तो इसका मुख्य श्रेय इसका जो मुख्य श्रेय है वो एचिसन और बुश को जाता है। इसकी जो शुरुआत की थी उन्होंने किसने की थी? बुश और एचिसन ने की थी। दोनों लोग साथ में मिलकर उन्होंने इसकी सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1961 में कर दी थी। कब की थी? 1961 में इसकी शुरुआत की। लेकिन ये चूक गए एक जगह। कहते हैं ना कि अगर आप जरा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इन्होंने भी एक जरा सी सावधानी हटी और सिर्फ क्या किया? सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कर दी, पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन इसका कोई नाम ही नहीं रखा। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को सूक्ष्म शिक्षण ही नहीं कहा। और यहीं पर आपके बाजी मार लेते हैं D.W. एलन साहब। D.W. एलन साहब यहीं पर बाजी मार गए और इसको उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण का नाम प्रदान किया। तो यहीं पर आपके D.W. एलन साहब आगे निकलते हैं और उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रतिपादन किया। 1963 में पहली बार इसी यूनिवर्सिटी में D.W. एलन ने पहली बार सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया।
किसने प्रयोग किया? डीडब्ल्यू एलन ने पहली बार सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग करके इसके जनक होने का श्रेय प्राप्त किया। तो सूक्ष्म शिक्षण का अगर जनक पूछा जाए तो कौन है सूक्ष्म शिक्षण का जनक? तो सूक्ष्म शिक्षण का एलन जाता है, इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है डीडब्ल्यू एलन को। किसने शुरुआत की थी? कीथ और एचिसन ने। जनक कौन बन गया? डीडब्ल्यू एलन। इसीलिए कहते हैं कि जो भी करिए पूरा करिए, थोड़ा देर से करते ठीक था लेकिन जो भी किया करते थे कम से कम पूरा किया होता। डीडब्ल्यू एलन साहब ने मौके का फायदा उठा लिया, नाम रख दिया और बन गए इसके जनक, सूक्ष्म शिक्षण के जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम भारत में इसकी शुरुआत किसने की। ये हो गई दुनिया की बात। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में इसकी शुरुआत किसने की? भारत में इसकी शुरुआत की थी डीडी तिवारी ने। भारत में इसकी शुरुआत की डीडी तिवारी ने। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की प्रस्तावना एनसीईआरटी भारत में सूक्ष्म शिक्षण की प्रस्तावना एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया था कि मतलब सूक्ष्म शिक्षण भारत में आया तो ये कैसा होगा, इसमें हम क्या क्या चीजें रखेंगे। इसकी प्रस्तावना जो है वो एनसीईआरटी ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? एनसीईआरटी। आइए देखते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण की कुछ परिभाषाएं। सूक्ष्म शिक्षण की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो इसके जनक होने का श्रेय डीडब्ल्यू एलन साहब को जाता है। तो जो पहली परिभाषा देने का श्रेय, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो परिभाषा भी है आपके डीडब्ल्यू एलन साहब की। किसकी परिभाषा हमें पढ़नी है? हमें पढ़नी है डीडब्ल्यू एलन साहब की परिभाषा। क्या कहते हैं डीडब्ल्यू एलन साहब? आइए देखते हैं। सरलीकृत सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकरण शिक्षण प्रक्रिया है। एक सरलीकरण शिक्षण प्रक्रिया है जो कम संख्या वाली कक्षा में कम छात्रों में के मध्य कम संख्या यानी कि जिस छात्र में बच्चे कम हो, कम से कम समय में संपन्न की जाती है। देखिए टाइम ज्यादा नहीं ले दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में, हम टाइम ज्यादा नहीं लेते हैं। बच्चे भी उतने नहीं बैठते हैं जितने नॉर्मल क्लास में बैठते हैं। मात्र 9 से 10 बच्चों के बीच में हम आपके टीचर को लाए, एक व्यक्ति को लाए, बता दिया कि आपको इतने बच्चों को पढ़ाना है। अब वह क्या कर रहा है? अपने सभी शिक्षण कौशल के जरिए उस बालक को समझाने की कोशिश कर रहा है। यही है सूक्ष्म शिक्षण। तो डीडब्ल्यू एलन साहब की परिभाषा है कि सरलीकृत सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकरण शिक्षण प्रक्रिया है जो कम संख्या वाली कक्षा में कम बालकों के बीच में कम समय में संपन्न की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो है वीके पासी की। वीके पासी की डेफिनेशन हम लेने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन। वीके पासी जी ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है। क्या है? एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है। क्या है? शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक, यानी कि टीचर ट्रेनिंग मेथड है। टीचर ट्रेनिंग मेथड जिसमें एक शिक्षक किसी अवधारणा को कम से कम समय में, जिसमें एक शिक्षक किसी कॉन्सेप्ट को कम से कम समय में, कम से कम कक्षा वाली संख्या जिस कक्षा में बच्चे कम हो, कम समय लेकर किसी विशेष शिक्षण विधि द्वारा, यानी कि किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए समझाए, इसी को हम सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। तो दो डेफिनेशन हमने ली। हमने पहली डेफिनेशन ली डीडब्ल्यू एलन साहब की जो कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। दूसरी डेफिनेशन हमने ली है वो ली है वीके पासी की। अगली डेफिनेशन एक और है जो हम एलन साहब ने ही दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसीलिए हम इस डेफिनेशन को भी लेंगे। एलन साहब की एक डेफिनेशन और है कि शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा संप्रत्यय है। शिक्षण क्या है? शिक्षण शिक्षक से जुड़ा एक संप्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत या पूर्व शिक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। यानी कि प्रयोग सेवारत या सेवा पूर्व, मतलब कि जब कोई भी शिक्षक, सेवा पूर्व का क्या मतलब हुआ कि जब भी आप टीचर बनने वाले होते हैं, अभी आप पूर्ण रूप से टीचर बने नहीं होते, आप एक टीचर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होते हैं और उस टीचर ट्रेनिंग से पहले, मतलब आप टीचर बनने से पहले जब आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आप एक प्रोफेशनल टीचर बनने वाले होते हैं, तब जो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है वही है आपकी सूक्ष्म शिक्षण। जिसमें आपके टीचिंग स्किल्स का क्यों दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण, अगर कोई पूछ ले तो बताना हमको यही है कि सूक्ष्म शिक्षण हमें सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने गुणों का विकास कर सकें, अपने शिक्षण कौशलों का विकास कर सकें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लेने जा रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण के चरण। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम देखेंगे और देखेंगे हम एनसीईआरटी के हिसाब से कि क्या कहती है एनसीईआरटी और क्या कहती है आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ही वो यूनिवर्सिटी है जिसने हमें सूक्ष्म शिक्षण दिया था।
सूक्ष्म शिक्षण की जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई? तो सूक्ष्म शिक्षण की स्टार्टिंग हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षण प्रतिमान में उन्होंने निम्न चरण दिए हैं, कुल 6 चरण हैं, कुल 6 चरण उन्होंने दिया, सॉरी 6 नहीं 5 चरण उन्होंने दिया है, क्योंकि पहली बार आप योजना निर्माण करते हैं, योजना निर्माण करेंगे, फिर आप शिक्षण प्रतिपुष्टि लेंगे। आप भाई आपने योजना निर्माण किया, फिर आप शिक्षण प्रतिपुष्टि करते हैं, फिर आपने योजना बनाया, फिर आपने शिक्षण लिया, फिर आपने प्रतिपुष्टि ली। सॉरी इसमें ये एक स्टेप मिस्ड है, ये शिक्षण प्रतिपुष्टि नहीं होगा, टोटल 6 होते हैं, ठीक है, माफ करिएगा, टोटल 6 होते हैं। पहला आप योजना बनाएंगे, फिर आप शिक्षण करेंगे, फिर आप प्रतिपुष्टि लेंगे, फिर आप पुनः योजना, पुनः आप शिक्षण करेंगे और पुनः प्रतिपुष्टि लेंगे। तो टोटल आपके होते हैं 6। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टोटल 6 बनाए हैं। आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है वो थोड़ा सा गलत है, तो उसको सही कर लीजिएगा कि टोटल 6 होते हैं। पहला है योजना निर्माण, दूसरा है आपका शिक्षण, फिर तीसरा है प्रतिपुष्टि, फिर है आपका पुनर्योजना, फिर है पुनर्शिक्षण और फिर है पुनर्प्रतिपुष्टि। मतलब जो सबसे पहली बार बालक होगा तो अपने कार्य कैसे पढ़ाना है इस चीज की योजना बनाएगा, जाके क्लास में पढ़ाएगा, बच्चों से फीडबैक लेगा कि हां ये सही होता है या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं आया। जब बच्चा वहां से फीडबैक देता है, तो उसके बाद हम फिर से अपने कार्य को और बेहतर बनाते हैं, कैसे पढ़ाना है इसकी फिर से योजना बनाते हैं, फिर से योजना बनाने के बाद फिर से आके शिक्षण करते हैं और फिर शिक्षण, योजना बनाया, शिक्षण किया और फिर से प्रतिपुष्टि यानी कि बालक का फीडबैक लेंगे। यह हुई बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। सूक्ष्म शिक्षण का जो भारतीय प्रतिमान है उसको इंदौर यूनिवर्सिटी की सहायता से एनसीईआरटी ने तैयार किया था। तो जो इंदौर की जो यूनिवर्सिटी, इंदौर यूनिवर्सिटी ने जो प्रतिमान तैयार किया था, अब हम बात करते हैं उस प्रतिमान की कि क्या क्या रखा है उसने, किस आधार पे क्या डायमेंशंस उसने डिसाइड किया है एक अच्छी टीचिंग के लिए या फिर माइक्रो टीचिंग के लिए। तो छात्रों की संख्या जो है वो 5 से 10 रखनी है। इंदौर ने ये रखा है, इंदौर यूनिवर्सिटी जो भारतीय प्रतिमान डिसाइड हुआ था सबसे पहले। एनसीईआरटी का एक अलग है, देखिए हमारे यहां 2 है, एक इंदौर यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले तैयार किया था सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान, तो वो इंदौर वाला है, और फिर एक एनसीईआरटी ने भी तैयार किया अपना, तो हम दोनों प्रतिमान पढ़ेंगे, ठीक है। तो छात्रों की संख्या इंदौर यूनिवर्सिटी के अनुसार 5 से 10 बच्चों की संख्या होनी चाहिए, छात्रों की संख्या 5 से 10। आदर्श पाठ की कुल अवधि, आदर्श पाठ की जो कुल अवधि है वो है 6 मिनट, मतलब हम जो पाठ पढ़ाएंगे वो 6 मिनट पढ़ाएंगे। कुल चक्र की अवधि, मतलब जो सभी 6 स्टेप होते हैं, भाई 6 स्टेप होते हैं तो 6 इंटू 6 36 मिनट्स। तो कुल चक्र की अवधि जो बालक को टोटल योजना बनानी है, फिर शिक्षण करना है, फिर प्रतिपुष्टि लेनी है, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण, पुनर्प्रतिपुष्टि, इसको सबको मिला के बालक के पास होते हैं कुल 36 मिनट। यानी कि एक सेवा पूर्व शिक्षक के पास होते हैं, सेवा पूर्व शिक्षक सिर्फ अपनी सेवाएं नहीं दे रहे होते हैं, बाकी वो होते शिक्षक ही हैं। तो एक सेवा पूर्व शिक्षक के पास होते हैं 36 मिनट, 36 मिनट्स। आपके पर्यवेक्षक कौन होंगे जब आप कर रहे होंगे, जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो पर्यवेक्षक के रूप में कौन होता है? तो ये इस बात से तो आप सभी परिचित होंगे, जब आपने माइक्रो टीचिंग की थी तो या तो कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आता था, और या तो आपके साथ में जो सहपाठी पढ़ रहे होते थे, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड, आपने जो भी किया है उसके जो छात्र होते हैं वो आपके सामने बैठाए जाते हैं जब आप सूक्ष्म शिक्षण करते हैं। तो पर्यवेक्षक में कौन होगा? आपके बीएड, बीटीसी के सहपाठी या फिर कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर या उस सब्जेक्ट का कोई विशेषज्ञ भी हो सकता है। शिक्षण कौशल की संख्या, अगर शिक्षण पूछा जाए कि शिक्षण कौशल हम एक बार में कितने शिक्षण कौशल प्रयोग कर सकते हैं, तो भाई ये तो फिक्स है कि आप एक समय पे एक ही शिक्षण कौशल प्रयोग करेंगे। मतलब आप एक टॉपिक पढ़ाना शुरू किए तो आप भले उसको बोर्ड मेथड से कोई ड्राइंग बना के दिखाइए, आप उसको 3D पिक्चर दिखा के सुनाइए, आप अगर वो नॉर्मल बच्चा है तो आप उसको बोर्ड पर लिख के समझा रहे, मतलब शिक्षण कौशल एक बार में एक ही प्रदर्शित करना होता है। यह हो गई बात शिक्षण कौशल की। यह था इंदौर यूनिवर्सिटी का तैयार किया गया भारतीय प्रतिमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। चलिए
चलिए, तो एनसीईआरटी का सूक्ष्म शिक्षण का कुल 5 चरण दिया। देखिए अभी तक क्या हुआ, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उसने कितने चरण दिए थे, उसने कुल चरण दिए 6। स्टैनफोर्ड ने बात की थी 6 स्टेप्स की। फिर जो हमारी इंदौर यूनिवर्सिटी ने भारतीय प्रतिमान तैयार किया उसमें भी आए 6 स्टेप्स। फिर जो हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट की कि एनसीईआरटी ने कितने दिए, तो एनसीईआरटी ने दिए 5 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स। एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण का जो कुल चक्र था उसके दिए 5 स्टेप्स, यानी कि 5 चक्र। उसने इसकी अवधि अभी घटाई नहीं। देखिए वो लोग, इन लोगों ने क्या किया था कि 6 स्टेप्स दिया था और कुल शिक्षण अवधि रखी थी 36 मिनट। एनसीईआरटी ने क्या किया, स्टेप को तो घटा दिया एक, उसने एक स्टेप घटा दिया है, स्टेप मात्र रखे 5, लेकिन टाइम में कोई चेंज नहीं किया। उसने भी टाइम दिया है आपको 36 मिनट का, 36 मिनट का टाइम दिया है। शिक्षण अवधि होगी आपकी 36 मिनट की, जिसमें से शिक्षण 6 मिनट का होगा। मतलब आप पढ़ाएंगे 6 मिनट, सबसे पहले आप पढ़ाएंगे 6 मिनट, फिर बालकों का आप फीडबैक लेंगे 6 मिनट का, फिर आप पुनर्योजना में खर्च करेंगे डबल 12 मिनट। यहां पर ताकि आपसे कोई चूक ना हो तो इसलिए पुनर्योजना में 12 मिनट का समय दे दिया है। आप वहां पे योजना में 6 मिनट लेते थे, फिर पुनर्योजना में 6 मिनट, इसलिए योजना पहले खत्म कर दिया है। इसने पहले शिक्षण को 6 मिनट दिया, फिर इसने प्रतिपुष्टि को 6 मिनट दिया, फिर पुनर्योजना को आके ये 12 मिनट देता है, फिर पुनर्शिक्षण को 6 मिनट, पुनर्प्रतिपुष्टि को 6 मिनट। इस तरह से टोटल 36 मिनट की बात करता है हमारा एनसीईआरटी का सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रतिमान है। वो बात करता है टोटल 5 चरण की, और मिनट जो कुल टोटल शिक्षण अवधि रहने वाली है, जो मतलब टोटल आपकी जो टीचिंग चलेगी माइक्रो टीचिंग, वो अभी भी कुल मिला के 36 मिनट की होनी चाहिए। तो हमने बात की इंदौर यूनिवर्सिटी की, हमने बात की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, हमने बात की एनसीईआरटी की। स्टैनफोर्ड और इंदौर ने 6 स्टेप्स लिए हैं, जबकि एनसीईआरटी ने 1 स्टेप घटा दिया और कुल 5 मिनट रखा। इन दोनों की जो शिक्षण अवधि थी वो शिक्षण अवधि अभी भी कुल 36 मिनट की रह गई। एक बार समराइज करते हैं जल्दी जल्दी चीजों को कि कीथ, एचिसन, बुश और डीडब्ल्यू एलन ने सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की। इसका जो मुख्य श्रेय जाता है वो कीथ और एचिसन को जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद लेकिन इसका नाम नहीं दे पाए कीथ और एचिसन, उनसे चूक हुई और उस मौके का फायदा उठाया डीडब्ल्यू एलन ने। और डीडब्ल्यू एलन ने सबसे पहली बार सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया, सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया, और इसी के कारण इन्हें सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहा जाने लगा। उसके बाद हमने बात की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, हमने बात की इंदौर यूनिवर्सिटी के भारतीय प्रतिमान की, और फिर हमने बात की एनसीईआरटी। पूरा का पूरा सूक्ष्म शिक्षण आपका बहुत बेहतर तरीके से कवर कर दिया है मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है, लगभग हर चीज आपकी कवर हो गई है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस पे करेंगे क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मुझे विदा दीजिए, टाटा बाय बाय। सब लोग घर पे रहिएगा, मस्त रहिए, पढ़ते रहिएगा जरूर।